तो कैसे हैं आप लोग। आशा है सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज एक नए टॉपिक पे पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअल में ये तीन टॉपिक एक ही चैप्टर में, एनर्जी, वर्क और पावर। मैंने तीनों को अलग अलग कर दिया। यहाँ पर एनर्जी को कवर करेंगे, अगले चैप्टर में वर्क, अगले वाले वीडियो में वर्क के बारे में पढ़ेंगे और उससे आगे वाले वीडियो में हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अब यहाँ पे हम एनर्जी को देखते हैं। एनर्जी क्या होती है? किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम एनर्जी बोलते हैं। यानी कि अगर एनर्जी जीरो हो जाए तो किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता भी जीरो हो जाएगी। तो बिना एनर्जी के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, इसीलिए एनर्जी जरूरी है। सामान्य तौर पे एनर्जी या ऊर्जा जो होती है वह दो रूपों में हमको देखने को मिलती है। किस रूप में? दो फॉर्म में मिलेगी, एक स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा, दूसरी स्थितिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी वस्तु के अंदर जो उसकी गति के कारण, वेलोसिटी के कारण जो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी कोई भी वस्तु अगर इन मोशन स्टेट है, यानी कि गति की अवस्था में है, मोशन स्टेट में है, तो उसके अंदर एनर्जी होती है। ठीक है। और गति के कारण जो उसके अंदर एनर्जी होती है उसी को हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। m का मतलब यहां पे वस्तु के द्रव्यमान से है। m का मतलब होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और v क्या है? v है जो वेलोसिटी है, v जो है वेलोसिटी है, यानी गति है। ठीक है, v है गति है। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे तो हाफ mv², यानी हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वस्तु के द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट जो गति कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का अगर मास हम दोगुना कर दें, 2 किलो की जगह 4 किलो कर दें, 5 किलोग्राम की जगह 10 किलोग्राम कर दें, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उसी रेशो में बढ़ेगी, डबल हो जाएगी। यही है, अगर इसका हम मान लेते हैं 1 केजी था, 2 केजी कर देंगे, पूरी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। और जितना हम कम करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी उसी रेशो में कम होती चली जाएगी। अगर मास को हाफ कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे हम इसको ध्यान से देखेंगे, यह v यानी वेलोसिटी जो है वह स्क्वायर में है। तो किसी चीज की गति अगर हम दोगुना करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर में बढ़ेगी। यानी 2 गुना आपने वेलोसिटी को कर दिया तो वह 4 गुना उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अगर किसी चीज की गति, किसी मोशन स्टेट में कोई ऑब्जेक्ट है उसकी गति को अगर हम आधा कर देंगे तो एनर्जी जो है चौथाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी जैसे बहती हुई हवाओं में होता है, चलती हुई कार में होता है, चलते हुए ट्रक में होता है, तेज रनिंग करती हुई रेलगाड़ी में होता है, सभी में होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि हम कहेंगे कि जो विंड टरबाइन होते हैं, जो पवन चक्की होते हैं, वो कैसे घूमते हैं? तो हवा के जरिए घूमते हैं। तो हवा की जो बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा है, उसी गतिज ऊर्जा से विंड टरबाइन घूमते हैं और जिससे बाद में जनरेटर वगैरह चला के इलेक्ट्रिक एनर्जी बना ली जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट है, ट्रक और कार अगर समान गति से हों, यानी कि वेलोसिटी जो है सेम है, ट्रक और कार हैं, तो दोनों में से ट्रक की जो है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा होता है। और यदि वेग 2 गुना कर दे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर उसका अगर वेलोसिटी हाफ कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी चौथाई रह जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम में पूछा जाएगा। यह एक ऑटो है, यह एक कार है और यह एक ट्रक है। तीनों की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है। काइनेटिक एनर्जी, तीनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है। यानी कि बराबर गतिज ऊर्जा वाले एक ऑटो रिक्शा, एक कार और एक ट्रक हैं। इनको रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा? तो तीनों में हमको बराबर ही बल लगाना पड़ेगा क्योंकि तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम कर दिया गया है। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। आमतौर पे पूछेगा कि एक ऑटो रिक्शा, एक कार और एक ट्रक है, इनमें से किसकी तीनों की गतिज ऊर्जाएं बराबर है, तो किसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा? आप जल्दबाजी में ट्रक लगा देंगे, लेकिन जब तीनों की गतिज ऊर्जा बराबर है तो इक्वल ऊर्जा ही
लगा के रोका जाएगा। मान लीजिए सरल शब्दों में हम समझ रहे हैं कि ये छोटी टैबलेट है, या उससे बड़ी टैबलेट है, या उससे बड़ी टैबलेट है, लेकिन तीनों के अंदर जो गतिज ऊर्जा बराबर है, यानी कि तीनों के अंदर मान लेते हैं कि ये किसी बीमारी की छोटी टैबलेट है, उससे बड़ी टैबलेट है और उससे बड़ी टैबलेट है, साइज बड़ा है लेकिन गतिज ऊर्जा बराबर है, मतलब यह भी 500 mg की, यह भी 500 mg, यह भी 500 mg। जब तीनों का mg बराबर है तो छोटी टैबलेट खाइए चाहे बड़ी टैबलेट खाइए, असर उतना ही करेगी टैबलेट, साइज यहां पे मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि इनकी पोटेंसी बराबर हो गई, इनके अंदर की एनर्जी बराबर है। तो ऑटो रिक्शा हो चाहे कार हो चाहे ट्रक हो, अगर उनके अंदर गतिज ऊर्जा बराबर है तो ब्रेक लगाने के लिए या उन्हें रोकने के लिए हमको बराबर बल ही लगाना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु की जो है विशेष अवस्था के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है, यानी पर्टिकुलर पोजीशन के कारण जो होती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है mgh, यानी कि यहां पे मास हो गया, g क्या हो गया धरती का गुरुत्वाकर्षण, और h क्या हो गया धरती के सरफेस से कितना ऊंचाई पर है। ठीक है, कितने अल्टीट्यूड पर है, कितने ऊंचाई पर है, धरती का गुरुत्वाकर्षण फिक्स है और द्रव्यमान वही है। तो यहां पे अगर हम कहें कि अगर हम h को डबल कर दें, m को डबल कर देंगे तब कितना एनर्जी हो जाएगी। तो अगर किसी वस्तु का मास दोगुना कर दें और उसकी ऊंचाई दोगुना कर दें तो उसके काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यह डबल हो गया, यह डबल हो गया, 4 गुना हो जाएगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन यह पूछेगा कि किसी ऑब्जेक्ट का जो अगर मास हम डबल कर दें और हाइट उसकी आधा कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। अगर हम इसको आधा कर दें, इसे डबल कर देंगे तो उतना ही रहेगा, कट जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मास डबल कर दिया, हाइट हाफ कर दी, तो वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी पे कितना असर पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी वस्तु की मास को डबल कर दिया जाए, हाइट को डबल कर दिया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 2 × 2 4 गुना, यानी 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मास को डबल कर दिया, हाइट को आधा कर दिया, या हाइट को डबल कर दिया, मास को आधा कर दिया, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। यह मोस्ट संभावित क्वेश्चन है जो पूछ सकता है आपसे कि हाइट को डबल कर दिया, मास को आधा कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, या मास को आधा कर दिया, हाइट को डबल कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, वही रहेगा। अगर हम m को डबल कर दें, इसको आधा कर दें तो बात वही हो जाएगी, पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है, बांध के कारण जो पानी रुका होता है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। इसी स्थितिज ऊर्जा का इस्तेमाल करके टरबाइन घुमाया जाता है और उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट चलाकर एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। तीर धनुष आप देखे होंगे, खींची हुई जो कमान होती है, बस आपने ऐसे खींच के रखा है, बस छोड़ने वाले हैं। तो आपने पूरी गतिज ऊर्जा कहाँ अप्लाई कर दी, आपने तीर के ऊपर अप्लाई किया, और जैसे ही छोड़ेंगे कमान अपने पहली स्थिति में आएगी और सारी एनर्जी जो है कहाँ चली जाएगी, तीर के अंदर चली जाएगी। तो इसका यह मतलब है कि कमान की जो स्थितिज ऊर्जा है वह तीर में चली गई, यानी तीर यानी कि एरो जो है अब वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर गतिज ऊर्जा आ गई। एरो के अंदर जितनी भी गतिज ऊर्जा होगी वह इसी कमान की सारी स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, इसके अलावा खिंची हुई स्प्रिंग में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा का ये पूरा का पूरा खेल आप यहां तक समझ गए हैं। 2 अवस्थाओं में ऊर्जाएं होती हैं, यही एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती हैं। एक नियम है ऊर्जा के संरक्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का संरक्षण का नियम है। इसमें यह कहा जाता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। नीदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी प्रोड्यूस, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। यानी किसी भी वस्तु के अंदर जितना पोटेंशियल एनर्जी होती है और जितना काइनेटिक एनर्जी होती है, दोनों का जो सम होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन इन दोनों का टोटल जो सम है वह हमेशा बराबर ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यह हमेशा नियत होगा, कांस्टेंट होगा। यह ठीक है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वह हमेशा
हमेशा जो है कांस्टेंट या नियत ही रहेगा, यानी किसी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी को कम किया जाएगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, यही होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है साफ साफ कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे कुछ है जिनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे विद्युत बल्ब हो गया। यह क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। बल्ब अगर हाथ से आप छुएंगे जलता हुआ बल्ब तो आपका हाथ जलेगा, यानी उसके अंदर ऊष्मा भी है, उसके ताप को आप फील कर सकते हैं, टेम्परेचर को, और लाइट देता ही है। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को लाइट ऊर्जा और हीट एनर्जी में बदल देता है कौन? बल्ब। इसके अलावा जैसे मैं आप बोल रहा हूँ, आप मोबाइल स्पीकर पे सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ मेरे मुंह से जो साउंड निकल रहा है, यानी वो साउंड निकल रहा है, और ये मेरा माइक आप देख रहे होंगे, जो मेरा माइक है या माइक्रोफोन या माइक जो भी बोलते हैं, इसको माइक बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? मेरी आवाज को सुना, मेरे मुंह से निकली हुई साउंड एनर्जी को किस में बदल देगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलेगा। बहुत हल्की सी इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, है इलेक्ट्रिक सिग्नल होंगे। ठीक है, और यह इलेक्ट्रिक सिग्नल चले जाएंगे आपके मोबाइल के स्पीकर तक, और आपका स्पीकर क्या करेगा? इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा में, फिर से साउंड में बदल देगा। यानी आप अपने मोबाइल के स्पीकर से उस आवाज को सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। मेरा ये जो माइक है या माइक्रोफोन जो है, ये क्या कर रहा है? यह मेरे मुंह से निकली हुई साउंड एनर्जी को किस में बदल दे रहा है? मेरे मुंह से निकली हुई साउंड एनर्जी को किस में बदल देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रहा है। यानी माइक की अगर मैं बात करूं, माइक क्या कर रहा है? माइक जो है ध्वनि ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रहा है। ठीक है, मेरा जो ये माइक है ध्वनि ऊर्जा को, मेरे मुंह से जो भी साउंड निकल रहा है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल दे रहा है, और आपका मोबाइल का स्पीकर क्या कर रहा है? वह इस इलेक्ट्रिक सिग्नल या इलेक्ट्रिक एनर्जी को फिर से ध्वनि में बदल दे रहा है, जिसे आप सुन रहे हैं। तो लाउड स्पीकर या स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिक ऊर्जा को साउंड एनर्जी में बदल देता है। और माइक क्या करता है या माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड एनर्जी को किस में बदलता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। इंजन क्या करता है? इंजन जो होता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। पेट्रोल जलता है तो धुआं निकलता हुआ आपको दिखता है, लेकिन जब कंबस्टन चैम्बर में दहन होता है तो पेट्रोल जब जलता है तो उससे जो हीट निकलती है, उसी हीट से इंजन को चलाया जाता है, जिससे गाड़ी चलती है। तो इंजन क्या करता है? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है। जो सेल होता है, जो अपने घरों में हम लोग सेल यूज करते हैं, घड़ियों में यूज करते हैं, टॉर्च में यूज करते हैं, उस सेल का क्या होता है? वो सेल क्या करता है? वो सेल विभिन्न प्रकार के केमिकल से बनाया जाता है, और वो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिससे लाइट या बल्ब या जो भी चलता है। ठीक है, डायनमो क्या करता है? डायनमो जो होता है एक मशीन होती है, जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर को चलाने के लिए उसे इंजन से जोड़ा जाता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। टरबाइन क्या करता है? टरबाइन जो होता है क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि विंड टरबाइन है तो हवाओं से मिलने वाली गतिज ऊर्जा से वह गतिज ऊर्जा यांत्रिक एनर्जी में बदल जाती है, फिर उससे जो है अपना जो है जनरेटर चलाकर हम लोग विद्युत प्राप्त कर लेते हैं। टरबाइन के ऊपर जब पानी गिरता है, बांध से रोका हुआ पानी जब गुजरता है तो टरबाइन घूमने लगती है, तो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। वो क्या करती है? वो फिर से उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मोटर क्या करता है? मोटर क्या करता है? मोटर क्या करेगा? मोटर के बारे में देखेंगे तो मोटर करेगा, जैसे मोटर चल रहा है उसको हम काइनेटिक एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम मोटर चलाने के लिए विद्युत एनर्जी देते हैं, और वह यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसको। यानी मोटर को हम करंट देंगे, करंट क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा माइक के बारे में हम आपको बता ही दिए, पूरा इतना एनर्जी हो गई। इसके अलावा एक एनर्जी और है, वो है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर के बारे में बात करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, वहां पे न्यूक्लियर पावर के जरिए हम हीट पैदा करते हैं। यानी न्यूक्लियर पावर से हीट पैदा होगी, हीट से जो होता है पानी गर्म होगा, फिर वह मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगा, और उस मैकेनिकल एनर्जी से हम टरबाइन को घुमाएंगे, जिससे जुड़ा होता है जनरेटर, और बिजली बन जाती है। तो नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा बनाई जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा से मैकेनिकल एनर्जी बनाई जाती है, और मैकेनिकल एनर्जी से फिर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी से जो है हम क्या करते हैं?
फिर उसको जनरेटर चला के हम उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं। ये टरबाइन जो होता है, टरबाइन जो है स्थितिज ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी से हमें यांत्रिक ऊर्जा मिलती है, उससे हम टरबाइन को घुमाते हैं और विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। तो ओवरऑल यह हो गया हमारा। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं, वर्क के बारे में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।